नमस्कार। जीके कुछ ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। महिला सुपरवाइजर के लिए आज के इस विशेष में हम पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत मलेरिया को कवर करने वाले हैं। इसमें हम मलेरिया रोग से संबंधित सभी जरूरी फैक्ट्स को देखेंगे। साथ ही इसके अंतर्गत हम मलेरिया क्या है, खोज एवं उससे संबंधित जो अनुसंधान हुए हैं उनको जानेंगे। रोग का कारक क्या है, वाहक क्या है, प्लाज्मोडियम और उसकी क्या क्या प्रजातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसे गुजरता है, उस मलेरिया के लक्षण क्या हैं, मलेरिया के चरण कौन कौन से होते हैं, मलेरिया का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या क्या पड़ता है, रोकथाम इससे संबंधित कैसे की जा सकती हैं। साथ में ही कुछ मछली और कुछ पक्षी जो होते हैं ये लार्वा भक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आगे जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं। मलेरिया से संबंधित औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें मलेरिया की, तो आप सभी जानते हैं कि मलेरिया एक रोग है, लेकिन रोगों को दो कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है संक्रामक और एक होता है असंक्रामक, यानी कि संक्रामक या संचरणीय, असंक्रामक या असंचरणीय। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे से व्यक्तियों में फैल के ये अपनी साइकिल पूरी करते हैं, और असंक्रामक ऐसे रोग होते हैं जो किसी में एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। तो अगर हम बात करें मलेरिया की, तो ये संक्रामक रोग है और ये वास्तव में प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, इसलिए प्रोटोजोआ क्या है, इसका कारक है या रोगजनक है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि मलेरिया वास्तव में प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ परजीवी है, यानी कि ये दूसरे जीव पर निर्भर करता है। तो वास्तव में जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है यानी कि परजीवी, ये या तो मानव में रहता है या फिर मादा एनाफ्लीज मच्छर में रहता है। तो आपको याद रखना है कि वास्तव में प्लाज्मोडियम का जीवन दो ही लोगों में गुजरता है, या तो मच्छर में या फिर हमारे मतलब जो मानव के शरीर में। मच्छर में भी कौन सा, सिर्फ मादा एनाफ्लीज में, या फिर अन्य मच्छरों में भी नहीं रहता, तो मच्छरों में है यानी कि एनाफ्लीज मच्छर में, परंतु ये साइकिल अपनी पूरी जो करता है ये वास्तव में मादा एनाफ्लीज मच्छर और मानव के बीच करता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हालांकि ऐसे प्रश्न फैक्ट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे भी याद करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं, ये संक्रामक रोग कैसे कार्य करता है। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ सिर्फ उतना जानने का प्रयास करेंगे कि ये फैलता कैसे है, यानी कि संक्रामक रोग कैसे है। देखिए, मान लीजिए कोई मच्छर है, ये मच्छर है और ये मच्छर इन्फेक्टेड है, ठीक है। ये मच्छर कैसा है, इन्फेक्टेड है, यानी कि ये पहले से ही संक्रमित है, किससे, प्लाज्मोडियम से। और अगर ये स्वस्थ किसी व्यक्ति को काटेगा, ठीक है, ये किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा और स्वस्थ व्यक्ति होगा उसको यदि ये काटेगा, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। जब ये इन्फेक्टेड होगा तो इसके लीवर में, देखिए यहाँ से अगर इस मच्छर ने मान लीजिए यहाँ काटा, तो ये सीधा जो है काटने के बाद में इसका जो प्लाज्मोडियम क्या छोड़ेगा, स्पोरोजाइट छोड़ेगा, और स्पोरोजाइट जो छोड़ेगा, मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है। स्पोरोजाइट जो छोड़ेगा ये ब्लड में मिलकर के लीवर में जाएगा, मानव के लीवर में जाएगा, और लीवर से फिर यहाँ ये दिखाया गया है कि ये लीवर में जाएगा, और इसकी जो लीवर की सेल्स होती हैं उसे आगे ये क्या करेगा, लैंगिक जनन करेगा। लैंगिक यहाँ जनन अलैंगिक जनन होता है, तो आप इसे याद रखेंगे, अलैंगिक जनन करेगा। मानव में ये अलैंगिक जनन करता है और मच्छर में लैंगिक जनन करता है, आप इतना सा याद रखेंगे। तो यहाँ अलैंगिक जनन करने के बाद में यहाँ जो यकृत में हेपेटिक सेल्स होती हैं उनको तोड़ करके ये आगे चल करके मानव की आरबीसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही अलैंगिक जनन करता है और आगे अपनी बहुविखंडन करके संख्या बढ़ा लेता है, और आगे जब ये संख्या बढ़ा चुका होता है यानी कि वह मानव पूर्ण रूप से संक्रमित हो गया है, उसके बाद में ये बीमारी के लक्षण हमें, यानी कि मलेरिया के जो लक्षण हैं ये हमें दिखाई देने लगते हैं। कब, जब आरबीसी में ये विखंडन करके सेल्स को फोड़ देता है, उसके बाद में ये हमें लक्षण दिखाई देंगे। अब होता क्या है, अब दूसरा जो मच्छर है, मान लीजिए भले ही वह स्वस्थ हो मच्छर, उसके अंदर भले ही प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है, लेकिन जब वह संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, यानी कि संक्रमित व्यक्ति को काटेगा, तो वह काटने से क्या प्राप्त कर लेगा, वह आरबीसी खून के रूप में प्राप्त करेगा, और जो खून के रूप में यानी कि ब्लड के रूप में जिन आरबीसीओं को उसने ग्रहण किया उसमें ऑलरेडी क्या है, उसमें ऑलरेडी एक प्लाज्मोडियम है। मैं यहाँ बार बार मच्छर की बात कर रहा हूँ, तो आप उस मच्छर का मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर ही समझेंगे।
अब यहाँ से उसने स्वस्थ मच्छर था ये भी इन्फेक्टेड हो गया, और इसने यदि स्वस्थ दूसरे किसी व्यक्ति को काटा तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। यही चेन लगातार चलती रहती है, इससे ये मलेरिया संक्रामक रोग है और ये फैलता रहता है। तो चलिए आगे कुछ इससे संबंधित पूरा जीवन चक्र समझेंगे कि ये कैसे फैलता है। लेकिन उससे पहले खोज और उससे संबंधित जो अनुसंधान है क्या क्या हुए हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उतने ही यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। तो 1827 में एक वैज्ञानिक थे मैकुलाच, इन्होंने सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। आपसे ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो आप इसे याद रखेंगे। 1880 की बात है जब लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। ठीक है, प्लाज्मोडियम की खोज करने वाले लेवरन थे। 1887 में यानी कि 1880 के 7 साल बाद रोनाल्ड रास थे। इन्होंने मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की पुष्टि तो की ही थी, साथ में ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मच्छर को इसके वाहक के रूप में खोजा था। रोनाल्ड रास ने कहा था कि मच्छर जो है ये मलेरिया करने के लिए वाहक का कार्य करता है, यानी कि ये फैलाने का कार्य करता है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे, साथ में ही आपको कुछ और फैक्ट याद रखने हैं। जैसे एलेन पोर्टर, ये सिंगापुर के राष्ट्रीय संस्थान में एक जलीय जीवाणु को विकसित किया है। किसने? एलेन पोर्टर ने। ये जलीय जीवाणु क्या करता है? ये जलीय जीवाणु मच्छर का जो लार्वा होता है उन लार्वा को ये जीवाणु खा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके खाने से उन लार्वा यानी कि मच्छरों की मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है। साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये हमारे भारत से संबंधित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ये इसने क्या किया है, इसने जो सूरजमुखी कुल का एक पौधा होता है आर्टमीसिया एनुआ, ठीक है, इससे एक दवाई विकसित की है, मेडिसिन विकसित की है। इसका नाम है आर्ट ईथर, जो मलेरिया में एंटी मलेरिया का कार्य करती है, यानी कि मलेरिया को ठीक करने का कार्य करती है। तो आपको ये याद रखना है किसने की है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। किस कुल के पौधे से की गई है? तो सूरजमुखी। कौन सा पौधा है? आर्टमीसिया एनुआ, और दवाई का क्या नाम है? आर्ट ईथर। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रोग जनक कौन है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि रोग करने वाला वास्तव में ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, जो एक परजीवी है प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो प्रोटोजोआ परजीवी है प्लाज्मोडियम, जिसके द्वारा मलेरिया होता है। तो ये रोग का कारक है, रोग जनक है। रोग वाहक की अगर हम बात करें तो यानी कि इसको फैलाने का कार्य, संचारण करने का कार्य कौन करता है? मादा एनाफिलीज मच्छर करता है। अब देखिए, मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये वास्तव में एनाफिलीज मच्छर के अंदर होता है। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर के अंदर होता है। अब होता क्या है कि जो इसका नर एनाफिलीज होता है ये वास्तव में पौधों के फल, फूल, पत्ते इत्यादि के रस पर निर्भर करता है। यानी कि ये मानव का जो ब्लड है उसकी इसे ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इस पर जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मादा एनाफिलीज मच्छर की, तो होता क्या है कि ये मादा एनाफिलीज मच्छर ही क्यों काटती है मानव को? क्योंकि ये सिर्फ एक ही समय में काटती है। कब? वो समय होता है उसकी प्रेगनेंसी का, यानी कि इसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसके लिए इसको क्या है? ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये इसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है इसका मतलब है कि ये प्रेगनेंसी में मानव को काटती है। ठीक है, ताकि ये अपने बच्चे का भोजन पर्याप्त रूप से प्राप्त कर सके। तो मादा एनाफिलीज ही इसलिए काटती है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के समय से इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको ये भी याद रखना है। साथ में आपको एक समय और याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में मैंने किसी एग्जाम में देखा था, ये भी पूछा गया था कि वास्तव में ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर है ये मानव को किस समय आमतौर पे ज़्यादा काटता है। ठीक है, तो शाम से सुबह तक, यानी कि ये रात्रि में ज़्यादातर केसेस इसके रात्रि में काटे हुए दिखाई देते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की, ठीक है, तो प्लाज्मोडियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, और इसकी दो प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है फैल्सीफेरम और दूसरी है वाइवेक्स। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की तो आप सभी समझ गए होंगे, इतनी देर हो गई, मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रोटोजोआ यानी कि संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। वास्तव में ये एक कोशिका से बने हुए होते हैं। प्रोटोजोआ पूरे ही प्रोटोजोआ के जो संघ है ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। तो प्लाज्मोडियम भी कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां होती हैं। वास्तव में आमतौर पर इसकी 7 प्रजातियों की
बात की जाती है। लेकिन मानव में जो मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं उनमें इनमें 4 ही प्रजातियां हैं, ठीक है। तो हमें 7 नहीं याद रखना है, केवल 4 याद रखना है जो मानव में मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। एक होता है फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरई या मलेरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, जो मलेरिया की फैल्सीफेरम मतलब प्लाज्मोडियम की जो फैल्सीफेरम प्रजाति है ये सबसे खतरनाक मलेरिया करती है। कौन सा मलेरिया करती है? तो मैलिग्नेंट मलेरिया ये करती है। कौन सी प्रजाति है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे याद रखेंगे। हिंदी में इसे दुर्दम बोलते हैं, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? दुर्दम। और इंग्लिश में इसके लिए मैलिग्नेंट शब्द यूज होता है। तो इसके लिए कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में आमतौर पर सर्वाधिक सामान्य के रूप में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है, ठीक है। तो ये सामान्य बीमारी उत्पन्न करता है, लेकिन सबसे खतरनाक मलेरिया उत्पन्न करने वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। कौन सी मलेरिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो मैलिग्नेंट के लिए। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपसे और पूछे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ये वास्तव में पूरा इसका जो प्लाज्मोडियम है इसका पूरा चक्र कैसे कार्य करता है। देखिए, अगर हम प्लाज्मोडियम का पूरा जीवन चक्र समझ रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये वास्तव में द्विपोषदीय होता है। कैसे? देखिए, यहाँ अगर हम बात करें द्विपोषदी की बात करें तो देखिए ये द्विपोषदी कैसे होता है। इसका जो प्रथम पोषद होता है यानी कि प्राथमिक पोषद जिसे कहा जाता है, आप समझेंगे प्राइमरी होस्ट यानी कि प्राथमिक पोषद या प्राथमिक जो पोषद है, ठीक है, प्राथमिक होस्ट कह सकते हैं। प्राथमिक होस्ट कौन होता है? द्वितीयक होस्ट कौन होता है? द्वितीयक होस्ट की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राथमिक होस्ट में हमेशा मच्छर आएगा, और ये आपसे कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आप उसे भी याद रखेंगे। अगर हम प्राथमिक होस्ट की बात करें तो इसमें मच्छर होता है, यानी कि ये मच्छर, मैंने आपको बताया था ना कि मच्छर और ये मानव दोनों में अपना जीवन पूरा करता है, तो ये प्राथमिक होस्ट के रूप में मच्छर आएगा। द्वितीयक होस्ट में ये मानव आएगा यानी कि ह्यूमन आएगा। तो द्वितीयक होस्ट मानव होता है, प्राथमिक होस्ट मच्छर होता है। इन्हीं दोनों में प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र चलाता है। तो आपको ये याद रखना है। हाँ, एक और फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि जो मच्छर है इसमें प्लाज्मोडियम कौन सा जनन करता है? तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर ये लैंगिक जनन करेगा, ठीक है, लैंगिक जनन करेगा। और मानव है यानी कि द्वितीयक जो होस्ट है इसमें ये अलैंगिक जनन करेगा, ठीक है। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये फैक्ट के रूप में आप इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मोडियम है ये द्विपोषदीय यानी कि डायग्नेटिक जीव है। ये प्राथमिक होस्ट इसका मच्छर होता है, द्वितीयक होस्ट इसका मानव होता है। मच्छर में ये लैंगिक जनन करता है, मच्छर यानी कि मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। आप मच्छर का मतलब मादा एनाफिलीज मच्छर समझेंगे। यहाँ पर ये लैंगिक जनन करता है। कहाँ पर करता है? तो इसके आमाशय में करता है, ठीक है। और अगर मानव की बात करें तो मानव में कहाँ पर करेगा? अलैंगिक जनन ये यकृत में करेगा और आरबीसी में करेगा। तो आप ये याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं आगे इसका जीवन चक्र। लेकिन हाँ, आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, वास्तव में मच्छर ये एक वाहक है, ये वाहक है, कारक नहीं है। कारक कौन होता है? खुद ही प्लाज्मोडियम कारक है। वास्तव में ये तो मच्छर जो है, मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये वाहक है, ये याद रखना है। अब देखिए, पहले तो आप इस मानचित्र को देख लीजिएगा, उसके बाद में हम शुरू करते हैं कि इसका जो जीवन चक्र है ये कैसे कार्य करता है। तो पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए एक संक्रमित मच्छर था, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये संक्रमित मच्छर है, इसमें ऑलरेडी प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम कहाँ पर है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके आमाशय में ये आधा चक्र पूरा करता है और आधा चक्र मानव में करता है। तो आमाशय से ये इसमें जो लास्ट अवस्था होती है ये यहाँ पर लार के रूप में आ जाता है, जिसको नाम दिया जाता है क्या? स्पोरोजोइट। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? कि ये लार के रूप में मानव में काटते समय यानी कि वाइट करते समय ये क्या छोड़ता है? स्पोरोजोइट
छोड़ता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ लिखता रहूँगा, बाकी जो नहीं है उसको मैं मौखिक रूप से आपको बताऊँगा ताकि ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, स्पोरोजोइट की अगर हम बात करें तो ये स्पोरोजोइट काफ़ी यंग अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की। स्पोरोजोइट काफ़ी यंग अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की। जब ये मानव को काटता है तो मानव के ब्लड में स्पोरोजोइट छोड़ देता है। किस माध्यम से छोड़ता है आपको याद कर रखना है कि ये अपनी लार के रूप में छोड़ देगा। ठीक है, जब ये स्पोरोजोइट छोड़ता है तब ये ब्लड के माध्यम से, ठीक है, ब्लड के माध्यम से यही स्पोरोजोइट आगे चल कर के ब्लड में और ब्लड के बाद में सीधे लीवर पर पहुंचती हैं। अच्छा, लेकिन आपको याद ये भी रखना है कि वास्तव में स्पोरोजोइट लीवर पर ही क्यों जाता है, यानी कि प्लाज्मोडियम डायरेक्टली लीवर पर ही अटैक क्यों करता है। क्योंकि यहाँ होता यह है कि इसमें लीवर में एक ग्लाइकोजन, आपने सुना होगा, ग्लाइकोजन मुख्य रूप से पाई जाती है जो इसका स्पोरोजोइट का मुख्य भोजन होता है, जिसको खाने के लिए ये यकृत पर आक्रमण करता है और यकृत में आक्रमण करने के बाद में ये इसकी जो हिपैटिक सेल्स होती हैं जो यकृत में पाई जाती हैं उनमें सीधा चला जाता है। यहाँ पर यह कुछ अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे एक अवस्था बनाता है, आप वैसे ही याद रखेंगे, ट्रोपोजोइट। ठीक है, ट्रोपोजोइट जो बनाता है, फिर अगली अवस्था को जो बनाता है ये साइजोंट बनाता है। साइजोंट के बाद में ये फिर से एक मीरोजोइट बनाता है। तो अब आपको याद ये रखना है कि ये जो मीरोजोइट अवस्था है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मच्छर ने मानव को काटा था तो उसने स्पोरोजोइट छोड़ा था और स्पोरोजोइट आगे चल कर के यकृत के बाद में जब आरबीसी में जाएगा तो वास्तव में ये मीरोजोइट जाएगा, ना कि स्पोरोजोइट। तो मीरोजोइट आगे चल कर के आरबीसी में चला जाएगा। हालांकि मीरोजोइट के भी दो भाग होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो जो होता है ये मैक्रो फिर से आरबीसी की अन्य जो माफ कीजिएगा यकृत की जो अन्य हेपेटिक सेल्स हैं उन्हें संक्रमित करने का कार्य करेगा, और कुछ जो माइक्रो होती हैं ये माइक्रो आगे चल के आरबीसी में पहुंच जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि स्पोरोजोइट ऐसा है जो मानव को काटते समय प्राप्त होता है, मतलब मच्छर जब काटता है लार से तो उसमें मानव में ये चला जाता है। लेकिन यकृत से अगर आरबीसी की तरफ आपसे पूछा जाए कि कौन सा पदार्थ जाएगा तो ये कौन सी अवस्था जाएगी, तो ये मीरोजोइट्स जाएगी। ठीक है, मीरोजोइट्स में भी अगर पूछा जाए तो कौन सी, तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रो मीरोजोइट्स जाएगी। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि आरबीसी में ये कैसे कार्य करता है। यहाँ चित्र में यकृत में ये दिखाया भी गया है, ये एक अवस्था है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और यहाँ पर जो है ये मीरोजोइट्स के रूप में ये यकृत में जो सेल्स हैं, हेपेटिक सेल्स हैं, ये फट जाती हैं और आगे ये जो हमारा प्लाज्मोडियम है यानी कि मीरोजोइट्स के रूप में कहाँ पर पहुँचता है, ये आरबीसी में पहुँचता है। आरबीसी में ये पहुँचने के बाद में ये आरबीसी में जब पहुँचता है तो यहाँ पर भी वही क्रियाएँ करता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये ट्रोफोजोइट बनाता है। ट्रोफोजोइट के बाद में ये हीमोनॉइड बनाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है या काफ़ी इंपॉर्टेंट अवस्था है हीमोनॉइड। ठीक है, हीमोनॉइड क्या है मैं अभी बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट क्यों है। हीमोनॉइड नहीं बल्कि हीमोजोइन। तो हीमोजोइन क्या होता है? हीमोजोइन ये कुछ ऐसे महीन संरचना होती है जो ट्रोफोजोइट के बाद में इनमें आरबीसी के ही आसपास निर्मित होती है। ठीक है, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि जब ये हीमोजोइन बनाता है, हीमोजोइन के बाद में ये साइजोंट बनाता है, साइजोंट के बाद में आरबीसी में ही आगे चल करके मीरोजोइट बनाता है। ठीक है, मीरोजोइट बनाने के बाद में यहाँ आप देख रहे होंगे ये मीरोजोइट अवस्था है और यहाँ पर ये फट जाता है। जब ये फटती है आरबीसी की ये सेल्स जो फटती है, आप सभी जानते हैं आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी की जब ये सेल्स फटती है तो ये हीमोजोइन है, ये हीमोजोइन की जो महीन ये संरचना दिख रही है ये ब्लड में डायरेक्टली मिल जाती है। और जब ये मिलती है इसी उपरांत यानी कि इसके मिलने के दौरान ही मलेरिया के लक्षण हमारे मानव शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो वास्तव में मलेरिया यहीं से अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। कपकपी आती है, ठंड लगती है यानी कि सर्दी के साथ में कपकपी के साथ में यहाँ फीवर आने का कार्य होता है। ठीक है, तो ये कौन सी अवस्था है जब ये होता है? ये अवस्था है मीरोजोइट्स की और हीमोजोइन इसमें पदार्थ पाया जाता है जिसके माध्यम से हमें मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि कुछ यकृत में क्या हो रहा था कि कुछ सेल्स यानी कि जो कुछ मीरोजोइट्स थे वह आकर के आरबीसी में
मिल रहे थे और कुछ यकृत में फिर से क्रिया शुरू कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर होता है कि ये आप देख रहे हैं एक साइकिल, ये जो साइकिल दिखाई दे रही है ये क्या है कि हीमोजॉइन में, मतलब हीमोजॉइन जब ये माफ कीजिएगा मीरोजॉइट्स जब फटता है तो कुछ मीरोजॉइट्स क्या करते हैं आगे चल कर के गैमेटोसाइट बनाते हैं और कुछ जो मीरोजॉइट्स हैं ये आरबीसी में, अन्य आरबीसी की सेल्स हैं उनमें फिर से ये क्रिया करने लगते हैं। तो आपको इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। और हाँ, अगर ये जो चक्कर चलता है तो आप जानते होंगे कि जो आरबीसी है ना उसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो उस चक्र को भी क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो यह जो गैमेटोसाइट है ये आगे चल कर के मादा गैमेटोसाइट और नर गैमेटोसाइट में बदल जाते हैं, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। और ये जब नर और मादा गैमेटोसाइट आगे चल कर के क्या करते हैं, युग्मनज जो होते हैं युग्मक जनक, उन सेलों का ये निर्माण करते हैं, माफ़ कीजिएगा उस अवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अवस्था आगे आकर के क्या करती है, देखिए जब मच्छर हमें काटता है, ठीक है, जब हमें मच्छर काटता है तो उस समय क्या होता है, आहार के साथ में ये लिखा भी है, मादा जो मच्छर है ये रक्त आहार, यानी कि जब वह काटती है तो काटने के बाद में वह अपने ब्लड, जो हमारा मानव का ब्लड ले लेती है, तो वह वहाँ पर क्या ग्रहण करती है, इन्हीं को करती है, युग्मक जो जनक होते हैं इनको ग्रहण कर लेती है, यानी कि वह फिर से संक्रमित हो जाती है। फिर से का मतलब यह है कि मान लीजिए स्वस्थ मच्छर था और उसने अब हमें फिर से, अब हम मान लीजिए संक्रमित हैं और उसने काटा, तो काटने के बाद में वह अपने ब्लड, जो आहार के रूप में ब्लड है उसको ले रही है, तो उस समय क्या करेगी, वह युग्मक जनकों को प्राप्त कर लेगी। तो मैंने आपको बताया था कि मानव को जब मच्छर काटता है तो वह अपनी लार में स्पोरोजोइट छोड़ता है, लेकिन वह लेता क्या है, अगर वास्तव में मच्छर लेता क्या है मानव से, तो ब्लड लेता है, लेकिन ब्लड में अगर व्यक्ति संक्रमित है तो युग्मक जनक ये लेगा। ठीक है, तो आपको दो फैक्ट याद रखने होंगे, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चल करके अगर हम बात करें, ये युग्मक जो जनक सेल हैं, मतलब ये अवस्था है प्लाज्मोडियम की, जो ये मानव शरीर से मच्छर के आमाशय में पहुंच जाती है। कहाँ पर पहुंच जाती है, मच्छर के, यानी कि मादा जो एनाफिलीज मच्छर है उसके आमाशय में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर इनका निषेचन होता है, परिवर्धन होता है, और ये सब कहाँ क्रियाएं होती हैं, आमाशय में होती हैं। आमाशय में आगे जाकर के इन्हीं से जीवाणुज को ही क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, जीवाणुज जो होते हैं ये स्पोरोजोइट कहलाते हैं। तो स्पोरोजोइट का निर्माण होता है जो जाकर के लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जब ये लार ग्रंथियों में पहुंचते हैं, वास्तव में ये स्पोरोजोइट जो अवस्था है ये प्लाज्मोडियम की यंग अवस्था है, तो यंग अवस्था में ही ये संक्रमित करने के लायक होते हैं। इसलिए आगे चल करके ये जब फिर से अगर मानव को मच्छर काटेगा तो ये दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये साइकिल प्लाज्मोडियम की मानव और मादा एनाफिलीज मच्छर के बीच चलती है। आप समझ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। आपको सीधा सीधा समझना यह है कि जब मच्छर मतलब स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर जब काटता है और मच्छर ये मादा एनाफिलीज मच्छर है और वह संक्रमित है, ठीक है, तो वो काटेगी तो मानव में स्पोरोजोइट छोड़ेगी। स्पोरोजोइट आगे यकृत के हेपेटिक सेल्स को प्रभावित करेगा और आगे जाकर के मीरोजोइट अवस्था आएगी। मीरोजोइट अवस्था में क्या होता है, ये हेपेटिक सेल्स फट जाती हैं, तो कुछ इसमें यकृत में कुछ जो है फिर से मीरोजोइट्स पहुंच जाते हैं और कुछ आगे आरबीसी को प्रभावित करने लगते हैं। आरबीसी को जब ये प्रभावित करेंगे तो यहाँ पर भी वह कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद में ये मीरोजॉइट का निर्माण करेगा, और मीरोजॉइट जब फटेगी तो मीरोजॉइट फटने के दौरान उसमें से हीमोजॉइन निकलेगा, और हीमोजॉइन जब निकलता है तो ये मलेरिया के लक्षणों को दिखाने का कार्य करेगा, यानी कि मलेरिया के लक्षण हमें मानव शरीर पर दिखाई देंगे। ठीक है, और कुछ इसमें जो मीरोजॉइट्स होते हैं ये साइकिल में फिर से कार्य करने का कार्य करते हैं, यानी कि ये फिर से साइकिल पूरी चलाने का कार्य करते हैं, और कुछ मीरोजॉइट्स जो है गैमेटोसाइट का निर्माण कर लेते हैं। गैमेटोसाइट आगे चल कर के मादा और नर गैमेटोसाइट में डिवाइडेड हो जाता है, और ये आगे चल कर के युग्मक जनकों का निर्माण करता है। युग्मक जनक जब बनते हैं तो उसी दौरान, यानी कि ये जो है मानव को अगर मच्छर काट लेता है तो उसके अंदर ये युग्मक जनक पहुंच जाते हैं। फिर इन युग्मक जनकों में निषेचन और परिवर्धन होता है। ये कहाँ पर, माफ कीजिएगा, मच्छर के आमाशय में, और आगे चलकर के निषेचन और परिवर्धन के बाद में जीवाणुज का निर्माण होता है, जिन्हें हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। इनमें से ये स्पोरोजोइट्स आगे चलकर के
मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मच्छर फिर से मानव को काटेगा तो ये लार ग्रंथियों के माध्यम से यानी कि लार के माध्यम से मानव शरीर में पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा जीवन चक्र प्लाज्मोडियम का कार्य करता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और ये टॉपिक खत्म होगा। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है इसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, ये पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर दर्द के साथ में तेज बुखार आएगा, मिचली आएगी यानी कि उल्टी होगी, पेशीय वेदना, जो पेशी है हमारी उसमें दर्द होगा, सर्दी के साथ में तीव्र ज्वर आएगा। आपने सुना भी होगा कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हुए मिलते हैं कि तेज सर्दी के साथ में मतलब फीवर आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये मलेरिया है। ठीक है, तो ये जो है आमतौर पे देखा जाता है, ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। आगे चल करके हम देखेंगे कि मलेरिया वास्तव में 3 चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन से 3 चरण होते हैं? 3 चरणों की बात करें तो ये देखिए, पहला है शीत चरण, दूसरा है उष्ण यानी कि गर्मी के वजह से जो चरण दिखता है, और तीसरा है स्वेदन चरण यानी कि पसीना वाला। ठीक है, तो शीत चरण में क्या होता है, सर्दी, भयंकर सर्दी लगती है, कपकपी छूटती है और उसके साथ में फीवर आने लगता है। उष्ण चरण में क्या होता है, तीव्र ज्वर आता है। ठीक है, सर्दी कपकपी के बाद में ये जो है तीव्र ज्वर आएगा और इसी दौरान हृदय की धड़कन जो है ये तेज हो जाएगी, श्वास की गति में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, स्वेदन चरण इसके बाद आता है यानी कि ये अंतिम चरण है। ताप यानी कि टेम्परेचर, जो ज्वर है ये सामान्य स्तर तक कम हो जाएगा। तो ये जो है 3 चरणों से गुजरता है मलेरिया। और आगे अब इसके कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो अगर हम प्रभाव की बात करें तो वास्तव में ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये मानव के यकृत और प्लीहा यानी कि आरबीसी के जो प्लीहा है, आप सभी जानते हैं कि प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, तो यहाँ पर जो है प्लीहा प्रभावित होगा, प्लीहा को ही तिल्ली कहते हैं। तो यकृत और तिल्ली ये क्या है, बढ़ जाती है यानी कि सूज जाती हैं, तो ये जो है प्रभावित होती हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया है, आप इसे याद रखेंगे। अब अगर कोई भी फीवर आया है उसके बाद में उस व्यक्ति में कमजोरी होना, महसूस होना, ये आम बात है, तो ये भी यहाँ होती है। अरक्तता हो जाना यानी कि ब्लड की कमी भी इसमें देखी जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ये आप हमें ये बताएं कि मलेरिया से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है। तो आप याद रखेंगे कि अगर उस ऑप्शन में यानी कि प्रश्न के ऑप्शन में आपसे यदि ये पूछा जाए कि या ये बताया जाए कि उसमें कोई किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है, तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पे मलेरिया से अधिक प्रभावित होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो अब तब याद रखेंगे कि सबसे अधिक खतरा जो है गर्भवती महिलाओं को होता है, और 0 से 5 वर्ष के बच्चों को भी काफ़ी खतरा होता है। अब मैंने यहाँ पर एक की पॉइंट दिया है, कुपोषित बच्चों को इससे भी अधिक खतरा होता है। तो इसका मतलब वही है कि यदि वह पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है कोई बच्चा, तो वह अधिक खतरा महसूस करेगा। तो आप ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गर्भवती महिला और 0 से 5 वर्ष के बच्चे, अगर सामान्य प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये ऑप्शन दिए गए हैं तो आप यही याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मलेरिया होता है ये वास्तव में किस मौसम में सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी कि सबसे अधिक प्रभाव दिखाता है। तो मलेरिया का मौसम वास्तव में वर्षा काल होता है, क्योंकि ऐसे में होता यह है कि वर्षा काल में उसे गर्मी के साथ साथ में उसे नमी मिलती है, और नमी के साथ में पानी का भराव कई जगह होता है, यानी कि उसके रहने का, निवास करने का स्थान अच्छा होता है, साथ में ही दलदल होता है। तो ये जो है मलेरिया का जो परजीवी प्लाज्मोडियम है उसके रहने का स्थान नहीं है। ये रहने का स्थान किसका है? ये रहने का स्थान है मादा एनाफिलीज मच्छर का, और मादा एनाफिलीज मच्छर ही इसको जो है चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है। इसलिए मलेरिया का मौसम वर्षा काल अधिक रहता है। वर्षा काल ही सबसे ज़्यादा जो है मलेरिया के मौसम के रूप में जाना जाता है। और विशेष करके अगर इसमें भी अगर कहीं महीने के रूप में पूछ दिया जाए तो आप याद रखेंगे जुलाई से नवंबर दिसंबर तक ये समय रहता है। रोकथाम की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे इतनी बार बताया है कि बार कि मादा एनाफिलीज मच्छर ही इसका सबसे प्रमुख जो है वाहक है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होता है, मलेरिया जो है वास्तव में मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। इसलिए मच्छर काटने से बचाव हुई एकमात्र क्या है, मलेरिया का उपाय है। अब हमें मच्छर से संबंधित जो भी जानकारियां रह रही होंगी उनसे बचने के जो भी उपाय होंगे ये हमें मलेरिया से बचाने का कार्य करेंगे, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे घर में मच्छरों के प्रवेश को रोकने के लिए घर की खिड़की और दरवाज़ों पर महीन जाली लगा सकते हैं। साथ में ही आप मच्छर भगाने या मारने वाले रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपने कभी सुना भी होगा DDT जो आता था, साथ में कीट स्प्रे है और भी तमाम है।
है ना। कीटनाशक दवाएं या इनका जो है छिड़काव हम कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर मच्छर इकट्ठे हो रहे हैं या उनको जो है ये पानी या स्थल ऐसे हैं जहाँ पर ये मच्छर जो है निवास कर रहे हैं या फिर वहाँ ढेर बना के रह रहे हैं, वहाँ पर यानी कि मच्छरों का जो प्रजनन स्थान है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। किससे? दवाइयों के छिड़काव से, जिसमें डीडीटी प्रमुख है। साथ में ही क्या होता है कि जो ठहरा हुआ पानी है यहाँ, ये आमतौर पे मच्छरों का घर समझो, ठीक है। तो इस पर मिट्टी का तेल जो है छिड़कते हैं, तो उससे क्या होगा, मच्छरों का लार्वा जो है ये फट जाएगा, यानी कि मच्छरों का जो लार्वा है ये डूबकर मर जाएगा। तो ये मिट्टी का तेल हमारे लिए ऐसा कार्य करता है। साथ में ही कुछ लार्वा भक्षक मछली होती हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में लगातार बनता है, तो आप इसे याद रखेंगे। जो लार्वा भक्षक मछलियाँ हैं उनमें गैम्बूसिया है, ट्राउट है, मिनोस है, ये 3 मछलियों के नाम आप याद रखेंगे, आपसे कोई भी पूछी जा सकती है। लार्वा भक्षक मछली हैं, ये क्या करती हैं कि उस पानी में जहाँ पर ये प्रजनन स्थल हैं मच्छरों के, तो वहाँ पर अगर इन मछलियों को छोड़ दिया जाए तो ये उसके लार्वा को खा जाएंगी और लार्वा खत्म हो जाएगा, तो मच्छर आगे नहीं पलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी बतख होती है, ये पक्षियों में बतख है, ये भी आप जानते हैं कि सर्वाहारी होती है, ये भी वही कार्य करती है जो गैम्बूसिया करती है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, साथ में हमारे दैनिक जीवन में भी बहुउपयोगी हैं। अगर हम बात करें मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए कुनैन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में कुनैन एक वृक्ष जो है सिनकोना की छाल है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। कुनैन क्या है? सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। कुनैन औषधि जो है मलेरिया के नियंत्रण में काम आती है, ये आप याद रखेंगे। साथ में आप याद रखेंगे कि ये जो सिनकोना वृक्ष है ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में, साथ में ही कुछ एशिया के भाग जैसे इधर इंडोनेशिया वगैरह वगैरह में ये पाया जाता है। अगर हम बात करें अन्य औषधियों की, जैसे क्लोरोक्विन है, मैफ्लोक्विन है, प्रीमाक्विन है, पैलुड्रीन है, ये सभी मलेरिया के उपचार के लिए बहुउपयोगी हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये बिना डॉक्टर की सलाह या बिना डॉक्टर के बताए हुए दिशा निर्देश में ना खाएं, ये सिर्फ जानकारी के लिए रखना है, आपको अपने लिए यूज इसी प्रकार से नहीं करना है बिना डॉक्टर की सहायता से, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये जो है कुछ औषधियाँ थीं। इस प्रकार ये हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ में ही आप इस वीडियो पे अगर लाइक भी कर दें तो भी ठीक ही है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आगे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो आपके यहाँ पहुँच सकेगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।